हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे JIGL का चैप्टर नंबर 13, दैट इज लेसन नंबर 13, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। तो इस एक्ट में बच्चों को बहुत थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हम इसको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में कवर करने की कोशिश करेंगे। रेलेवेंट पोर्शन कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको हम रिवाइज कर पाए। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो जस्ट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस डालती रहूंगी एंड आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम्स टाइम में। एंड एनी हाउ आपका रिविजन जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में हो जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 13, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। तो ये एक्ट क्यों आया? क्या होता था जब पार्टीज के बीच में किसी भी दो या ज्यादा पार्टीज के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता था किसी भी ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग या कोई डिस्प्यूट बिजनेस ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग, तो वो कोर्ट में ना जाके, जो नॉर्मल जो एक प्रोसीजर होता है कि कोर्ट में जाना या लिटिगेशन में जाना, उनमें ना जाके एक आर्बिट्रेशन प्रोसेस में जाती हैं। उसमें वो आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल के पास जाती हैं, वो उनके डिस्प्यूट्स को सुलझाता है। और एक जो जैसे कोर्ट्स और लिटिगेशन में डिसीजन और ऑर्डर बोला जाता है या डिक्री बोला जाता है, जैसे ही आर्बिट्रेशन में बोला जाता है आर्बिट्रल अवार्ड। ये फाइनल डिसीजन होता है और इसको ही फिर पार्टीज को मानना पड़ता है। तो ये क्यों आया? ताकि ये जो लिटिगेशन में जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसको थोड़ा ईज आउट किया जा सके, थोड़ा प्रोसेस को फ्लेक्सिबल बनाया जा सके। और जो जैसे लिटिगेशन में इतना टाइम लग जाता है, इतने साल लग जाते हैं, उस टाइम को कम करने के लिए, ताकि कम से कम टाइम में कम से कम कॉस्ट में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जिन पार्टीज को ज्यादा कोर्ट कचहरी में नहीं जाना है वो आर्बिट्रेशन में जा सकती हैं। इसलिए ये एक्ट आया है, इसका क्रक्स इतना ही है। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। आपके मटेरियल में क्या लिखा है उसको डिस्कस करते हैं। तो आर्बिट्रेटर कौन होता है? आर्बिट्रेटर को तो वैसे डिफाइन नहीं किया गया है एक्ट में, बट जो डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स को सुलझाएगा दो पार्टीज के डिफरेंसेस को, उसको बोला जाता है आर्बिट्रेटर। जो पर्सन अपॉइंट होगा एज आर्बिट्रेटर, उसको अपना कंसेंट देना है कि वो एक्ट करेगा एज आर्बिट्रेटर। और जो आर्बिट्रेटर होगा वो एब्सोल्युटली डिसइंटरेस्टेड होगा, मतलब उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टीज में या फिर सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्टीज में, जो भी जो रेफरेंस है जिसमें वो डील कर रहे हैं। और वो इम्पार्शियल होगा, वो ऐसा नहीं है कि वो किसी पार्टी के लिए बायस्ड डिसीजन दे दे। उसका किसी भी पार्टी से कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, ना कि पास्ट, ना प्रेजेंट, ना फिर कोई भी फाइनेंशियल रिलेशन या कोई बिजनेस रिलेशन। ठीक है। उसको डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए। he should not have any interest in the business matter or subject matter or in any of the parties. पार्टीज आपस में डिसाइड कर सकती हैं कि वो किसको आर्बिट्रेटर बनाना चाहती हैं। वैसे तो पार्टीज आपस में डिसाइड कर लेती हैं कि वो किसको आर्बिट्रेटर बनाना चाहती हैं, बट कुछ केसेस में कोर्ट भी अपॉइंट कर देता है आर्बिट्रेटर। और जो आर्बिट्रेटर होता है वो जनरली एक होता है और ये एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। ठीक है। अगर एग्रीमेंट साइलेंट है इस बारे में तो एक ही होगा, सोल आर्बिट्रेटर बोलते हैं उसको। और अगर एग्रीमेंट में 3 लिखे हैं या 5 लिखे हैं, अगर 3 लिखे हैं तो दोनों जो पार्टीज है वो एक एक अपॉइंट कर देंगी अपना अपना आर्बिट्रेटर, और वो दोनों मिल के एक प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर डिसाइड करेंगे। तो ये 3 आर्बिट्रेटर्स हो गए। और ये याद रखिए कि इसमें ऑड नंबर के आर्बिट्रेटर्स होते हैं, मतलब कि 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5 और 7 या फिर एक्सेट्रा, इससे ज्यादा भी। लेकिन इवन नंबर के नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगर इवन नंबर के होंगे तो जो डिसीजन है, अगर वो टाई हो गया, दोनों पार्टीज के फेवर में आया, तो कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी पार्टी के फेवर में है डिसीजन। ठीक है। इसलिए ये हमेशा ऑड नंबर में होते हैं। फिर बोल रहे हैं आर्बिट्रल अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है? जैसे कि लिटिगेशन और कोर्ट वगैरह के मैटर्स में डिसीजन होता है या ऑर्डर या डिक्री होती है, वैसे ही आर्बिट्रल अवार्ड डिसीजन होता है इसका, आर्बिट्रेशन का। तो ये बोल रहा है कि आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड्स इंटरिम अवार्ड। और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो होना चाहिए वो आपका राइटिंग में होना चाहिए। आपका आर्बिट्रल अवार्ड भी राइटिंग में होना चाहिए। आर्बिट्रल अवार्ड राइटिंग में होना चाहिए, मतलब स्टैम्प पेपर में होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। ओरल डिसीजन अवार्ड नहीं माना जाता। आपका जो अवार्ड है वो साइंड होगा बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। और अगर कुछ केसेस में नहीं साइन हो पाता है सबसे, तो मेजॉरिटी ऑफ जो मेंबर्स हैं ट्रिब्यूनल के, वो भी अगर साइन कर देते हैं तो चलेगा, प्रोवाइडेड कि वो रीजन बता दें कि जो जिन लोगों ने साइन नहीं किया उनके रीजंस क्या हैं। ठीक है।
और आपको अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड में आपके रीजंस भी होने चाहिए, बट कुछ केसेस हैं कि रीजंस अगर नहीं भी दिए आपने तो भी वो वैलिड होगा। कौन से केसेस हैं जहां पे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही बोल रहा है कि कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या फिर आपका आर्बिट्रल अवार्ड जो है वो सेक्शन 30 में दिया गया है, वेयर द पार्टीज सेटल द डिस्प्यूट एंड arbitral tribunal recorded the settlement in the form of arbitral award on agreed terms। तो इन दोनों केसेस में आपको रीजन देने की जरूरत नहीं है आर्बिट्रल अवार्ड में, और सब केसेस में आपको रीजन देने की जरूरत है। आपका अवार्ड डेटेड होना चाहिए, दैट इज उसमें डेट मेंशन होनी चाहिए। प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इंपॉर्टेंट है फॉर डिटरमिनेशन ऑफ रूल्स एप्लीकेबल टू सब्सटेंस ऑफ डिस्प्यूट। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो उसमें सम में इंटरेस्ट भी रख सकता है कि अगर इस डेट तक इस पार्टी ने दूसरी पार्टी को सम पे नहीं किया तो एट द रेट ऑफ सपोज 10% या 12% वो उसको इंटरेस्ट पे करेगा पर एनम। अवार्ड में ये भी डाला जा सकता है कि किस तरह से, किस डायरेक्शन में जो कॉस्ट है आर्बिट्रेशन की वो पे होगी या फिर वो निकाली जाएगी। और जब अवार्ड अवार्ड जब अवार्ड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड कर लेगा, उसके बाद साइंड कॉपी डिलीवर होगी किसको, ईच पार्टी को, जो भी पार्टीज हैं आर्बिट्रेशन की, फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन लाइक इम्प्लीमेंटेशन और रिकोर्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड। आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन मींस आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंडर दिस एक्ट। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में आपके या तो सोल आर्बिट्रेटर, अगर एक आर्बिट्रेटर है तो वो आएगा, या फिर पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स, अगर 3 है 5 है 7 है जितने हैं उनको कंसोलिडेटेडली हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। कोर्ट का मतलब क्या होता है? वो केसेस जहां पे आर्बिट्रेशन अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, वहां पे सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन अ डिस्ट्रिक्ट एंड इंक्लूड्स हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ ऑर्डिनरी original civil jurisdiction having jurisdiction to decide questions forming the subject matter of arbitration, but does not include any civil court of a grade inferior to principal civil court or any civil or any court of small cases। और जहां पे cases of international commercial arbitration है, वहां पे high court in exercise of its ordinary original civil jurisdiction having jurisdiction to decide questions forming subject matter of arbitration if the same had been subject matter of a suit, and in other cases high court having jurisdiction to hear appeals from decrees of courts subordinate to that high court। अच्छा, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या होता है? इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन मतलब वो आर्बिट्रेशन रिलेटिंग के डिस्प्यूट्स या फिर केसेस जहां पे जो डिस्प्यूट होता है वो किसमें होता है कि एटलीस्ट एक पार्टी जो है, एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टी उसमें दूसरी कंट्री की है, जो इंडिया की नहीं होगी, बाहर की होगी, या फिर कोई ना कोई बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, या फिर कोई एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जिसका सेंट्रल मैनेजमेंट और कंट्रोल एक्सरसाइज होता है इंडिया के बाहर दूसरी कंट्री में, या फिर गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। तो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेशन जो उन केसेस, उन डिस्प्यूट्स में जहां पे एक पार्टी जो है वो इंडिया के बाहर की है, या फिर कोई कोई एक इंडिविजुअल इंडिया के बाहर का है, या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी इंडिया के बाहर की है, या एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जहां जिसका सेंट्रल मैनेजमेंट या कंट्रोल इंडिया के बाहर का है, या फिर बाहर की गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो पार्टीज होती है ना, अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग आर्बिट्रेशन के दौरान अगर किसी भी पार्टी की डेथ हो जाती है, या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, या कोई ल्यूनेटिक हो जाता है, अनसाउंड माइंड हो जाता है, तो उन केसेस में कौन वो करेगा, उसके केस को हैंडल करेगा? तो उन केसेस में रिप्रेजेंटेटिव उनके रिप्रेजेंट करेंगे केस को, ठीक है। अगर डिसीज्ड पर्सन है या फिर कोई और मैटर है जिसमें वो पर्सन नहीं कर सकता, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज के एक्ट करेंगे। पार्टी का मतलब वही होता है जो पार्टी है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट क्या होता है? तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट डिफाइन किया गया है सेक्शन 7 में। ये बोल रहा है कि
आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट सेपरेट अग्रीमेंट बनाया जाएगा, वो राइटिंग में होगा अगर इट इज अ डॉक्यूमेंट साइंड बाय पार्टीज, सारी पार्टीज का साइन होना चाहिए उसमें। किसी में लेटर्स एक्सचेंज हुए हैं या टेलेक्स हुआ है, टेलीग्राम या फिर अदर मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स which provide a record of the agreement, an exchange of statement of claim and defense in which existence of agreement is alleged by one party and not denied by another. तो ये भी agreement writing में माना जाएगा, ठीक है। Reference in contract to document containing arbitration clause constitutes arbitration agreement if the contract is in writing and reference is such to make that arbitration clause part of the agreement. इंटरिम मेजर्स क्या होते हैं? इंटरिम मेजर्स बाय कोर्ट, तो ये बोल रहा है कि पार्टी जो होती है वो मे बिफोर और ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स और एट एनी टाइम आफ्टर मेकिंग द आर्बिट्रल अवार्ड, मतलब कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बनने के बाद और आर्बिट्रल अवार्ड इन्फोर्स होने से पहले, इन्फोर्स होना मतलब कि जब तक पार्टीज ने अपना ऑब्लिगेशन या जो भी उसे डिसीजन बोला गया वो फुलफिल कर दिया, उससे पहले तक, एनफोर्स होने से पहले तक अप्लाई कर सकती है कोर्ट में। किसके लिए अप्लाई कर सकती है? कि जो कोई माइनर है या फिर अनसाउंड माइंड का पर्सन है, उसके लिए अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन फॉर द पर्पसेस ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। क्योंकि कोई माइनर है या फिर अनसाउंड माइंड का है, वो कैसे अपने लिए वो लेगा, केस वगैरह के प्रोसीडिंग्स को हैंडल करेगा। सो इसलिए उसके लिए अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन फॉर माइनर और अनसाउंड माइंड पर्सन, या फिर फॉर इंटरिम measure of protection in respect of any of the following cases. Interim measure of protection के लिए जो भी following cases हैं, कौन से cases? Preservation, interim custody और sale of any goods which are the subject matter of arbitration agreement. कोई भी subject matter of arbitration agreement में अगर कोई goods preserve करने हैं या उसकी custody, उसे custody में लेना है, interim custody में, या फिर sale of any goods, तो ये इसके लिए पार्टी अप्लाई कर सकती है कोर्ट को। या फिर फॉर सिक्योरिंग द अमाउंट इन डिस्प्यूट इन आर्बिट्रेशन, कोई अमाउंट को सिक्योर करने के लिए अप्लाई कर सकती है। डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी को डिटेन करने के लिए या फिर प्रिजर्व करने के लिए या इंस्पेक्ट करने के लिए। या इंटरिम इंजंक्शन और अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, या फिर सच अदर इंटरिम मेजर एज मे अपीयर टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट। इन सब के लिए पार्टी जो है वो अप्लाई कर सकती है। कौन से केसेस के लिए? या तो गार्जियन अपॉइंट करने के लिए माइनर और अनसाउंड माइंड पर्सन के लिए, या फिर इन सब केसेस के लिए कि प्रिजर्व करना हो इंटरिम कस्टडी में, या फिर सेल ऑफ गुड्स के लिए जो सब्जेक्ट मैटर है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के, या फिर सिक्योर करना हो अमाउंट इन डिस्प्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन, या डिटेन करना हो, प्रिजर्व करना हो, इंस्पेक्ट करना हो कोई प्रॉपर्टी व्हिच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट इन आर्बिट्रेशन, इंटरिम इंजंक्शन और अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, या such other interim measure of protection or as may appear to the court just and convenient. बोल रहे हैं आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स या तो कमेंस हो जाएगी विद इन 90 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? जो कोर्ट ने पास किया ऑर्डर फॉर इंटरिम मेजर ऑफ प्रोटेक्शन, या फिर विद इन सच टाइम जो कोर्ट डिसाइड कर रही है। आर्बिट्रेटर कितने हो सकते हैं तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि पार्टीज जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितने आर्बिट्रेटर्स होने चाहिए, बट इवन नंबर नहीं होंगे। और अगर कोई एब्सेंस है, मतलब वो उन्होंने डिसाइड नहीं किया, एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है, तो फिर वो सोल आर्बिट्रेटर ही होगा, एक ही आर्बिट्रेटर होगा, पर इवन नंबर नहीं होगा। 1, 3, 5, 7 ऐसे नंबर्स होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स, तो एक ये बोल रहा है कि अ पर्सन ऑफ एनी नेशनैलिटी, मतलब किसी भी नेशनैलिटी का हो सकता है आर्बिट्रेटर, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय पार्टीज। लेकिन अगर पार्टीज ने डिसाइड किया कि नहीं इंडियन ही होना चाहिए तो इंडियन ही होगा, अदरवाइज वो किसी भी नेशनैलिटी का हो सकता है। प्रोसीजर भी जो है वो पार्टीज खुद ही डिसाइड करेंगी कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए अपॉइंट करने का आर्बिट्रेटर को। और अगर कोई प्रोसीजर डिसाइड नहीं है तो फिर
तो फिर जो आर्बिट्रेटर है वो डिसाइड करेंगे। और अगर 3 आर्बिट्रेटर्स हैं तो एक एक पार्टी जो है वो एक एक अपना अपना आर्बिट्रेटर चूज कर लेगी। अपना अपना मतलब एक एक पार्टी एक एक आर्बिट्रेटर चूज कर लेगी, और जो 2 अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स हैं वो थर्ड अपॉइंट आर्बिट्रेटर यूज करेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर रहेगी डेजिग्नेट करने की arbitral institutions from time to time which have been created by council under section 43I for the purposes of the act. ये बोल रहा है कि जो अपॉइंटमेंट है उसका आर्बिट्रेटर का, अगर किसी पार्टी ने अपॉइंट नहीं किया आर्बिट्रेटर विद इन 30 days फ्रॉम रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट टू डू सो फ्रॉम द अदर पार्टी, या फिर 2 अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स ने अपॉइंट नहीं किया थर्ड आर्बिट्रेटर को विद इन 30 days जब से उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो फिर जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा? द अपॉइंटमेंट शैल बी मेड ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी बाय आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, नहीं तो हाई कोर्ट अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन नहीं है। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का मतलब एक पार्टी कोई भी उसमें इंडिया के बाहर की थी, ठीक है। तो अगर कोई पार्टी है जिसने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं किया विद इन 30 days, या फिर कोई 2 आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गए थे बट उन्होंने जो थर्ड आर्बिट्रेटर है वो विद इन 30 days अपॉइंट नहीं किया, तो जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा? बाय आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, अगर हाई कोर्ट है करेगा अगर आर्बिट्रेशन कौन से मैटर्स का है, अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, मतलब एक सारी दोनों पार्टीज इंडिया की हैं तो उसमें हाई कोर्ट करेगा। फर्दर ये बोल रहा है जहाँ पे एक ही आर्बिट्रेटर को अपॉइंट होना था, सोल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट होना था और पार्टीज ने नहीं अपॉइंट किया 30 days के अंदर एक ही आर्बिट्रेटर को, तो अपॉइंटमेंट उसी मैनर में होगा जो सेक्शन 11 सब सेक्शन 4 में हुआ था, मतलब कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, और अगर हाई कोर्ट करेगा अगर कोई in cases of arbitrations other than international commercial arbitration. फर्दर ये बोल रहे हैं कि अगर अपॉइंटमेंट प्रोसीजर कोई डिसाइड किया गया पार्टीज में बट पार्टी फेल्स टू एक्ट एज रिक्वायर्ड अंडर दैट प्रोसीजर, पार्टी उस तरह से एक्ट नहीं कर रही है जिस तरह से उन्होंने डिसाइड किया था, या फिर पार्टीज और 2 अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स फेल टू रीच एन अग्रीमेंट, वो किसी अग्रीमेंट में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जो पर्सन इंक्लूडिंग एन इंस्टीट्यूशन फेल्स टू परफॉर्म एनी फंक्शन इंटरेस्टेड हिम और it under that procedure, तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? shall be made on an application of the party by arbitral institution designated by supreme court अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के केसेस हैं, और अगर हाई कोर्ट अगर इन केस ऑफ आर्बिट्रेशंस अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, वो लेंगे नेसेसरी मेजर्स unless the agreement on appointment procedure provides other means for securing the appointment. फर्दर ये बोल रहे हैं जब अगर सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर है इन केसेस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, तो जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट है मे अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर ऑफ अ नेशनैलिटी अदर देन द नेशनैलिटीज ऑफ द पार्टीज, मतलब सपोज कोई एक इंडियन है, इंडियन पार्टी है और दूसरी पार्टी एक अमेरिकन पार्टी है, तो जो आर्बिट्रेटर होगा वो इन दोनों ही कंट्रीज का नहीं होगा, वो दूसरी नेशनैलिटी का होगा। गॉट इट? मतलब अदर देन द नेशनैलिटीज ऑफ द पार्टीज जो उस
उस आर्बिट्रेशन में है, उसके अलावा किसी और नेशनैलिटी का होगा। फर्दर ये बोल रहा है कि एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर्स वो डिस्पोज करेगा आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। इसमें जो रेलेवेंट था वो हमने डिस्कस कर लिया। ग्राउंड्स फॉर चैलेंज, तो कौन से ग्राउंड्स पे चैलेंज किया जा सकता है? ये बोल रहे सेक्शन 12 subsection 1 provides that one person is approached in connection with possible appointment as an arbitrator, he shall disclose in writing any circumstances। जब किसी पर्सन को आर्बिट्रेटर की तरह चूज किया जाता है तो वो डिस्क्लोज करेगा राइटिंग में कि उसका कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, कोई भी बिजनेस इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, प्रोफेशनल इंटरेस्ट या किसी भी तरह का इंटरेस्ट किसी भी पार्टी में या फिर सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्टीज में या फिर डिस्प्यूट में, उसे ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और ये डिस्क्लोज करेगा कि विच आर लाइकली टू अफेक्ट हिज एबिलिटी टू डिवोट सफिशिएंट टाइम। कोई ऐसा तो नहीं है कि वो सफिशिएंट टाइम नहीं दे पाएगा टू द आर्बिट्रेशन प्रोसीजर, क्योंकि आर्बिट्रेशन जो प्रोसीजर अभी हम आगे पढ़ेंगे ये हमें 12 मंथ्स के अंदर पूरा करना होता है अगर नॉर्मल केसेस में। तो ये डिस्क्लोज करेगा वो कि क्या क्या कि अगर उसका कोई इंटरेस्ट तो नहीं है फाइनेंशियल, बिजनेस, प्रोफेशनल किसी भी पार्टीज में, कोई पास्ट या प्रेजेंट रिलेशन तो नहीं है किसी भी पार्टीज के साथ, या फिर उसका कोई सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए जो जिस मैटर के लिए पार्टीज आए हैं आर्बिट्रेशन में। ठीक है। और सेकेंडली वो ये डिस्क्लोज करेगा कि ऐसा तो नहीं है कि वो सफिशिएंट टाइम नहीं दे पाएगा इस पूरे प्रोसीजर में। तो ये दोनों चीजें उसे डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी आर्बिट्रेटर को। आर्बिट्रेटर को तभी चैलेंज किया जा सकता है जब ऐसा लग रहा है, ऐसा डाउट हो रहा है कि हाँ इसने अपनी इंडिपेंडेंस के चलते डिसीजन नहीं लिया है या फिर इम्पार्शियल बेसिस पे डिसीजन लिया है, मतलब किसी एक पार्टी को फेवर कर रहा है वो या ऐसा कुछ, या फिर उसके पास क्वालिफिकेशंस नेसेसरी नहीं है जो पार्टीज को लग रहा था कि है या उसने बताया था कि है। पार्टी कोई भी चैलेंज कर सकती है आर्बिट्रेटर को तभी अगर उसे लगता है कि तभी चैलेंज कर सकती है आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ हिम। ऑब्वियस, ये तो ऑब्वियस सी बात है। चैलेंज प्रोसीजर क्या है? पार्टीज फ्री हैं डिसाइड एग्री करने के लिए कि कौन सा प्रोसीजर होगा जिसमें वो चैलेंज कर सकती हैं आर्बिट्रेटर को। वो कह रहा है कि अगर चैलेंज अगर प्रोसीजर सक्सेसफुल नहीं है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल कंटिन्यू द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंटिन्यू करेगा आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स को और आर्बिट्रल अवार्ड को डिसाइड कर लेगा, डिक्लेयर कर देगा। बट अगर इस स्टेज पे अगर चैलेंजिंग पार्टी को लगता है कि एप्लीकेशन देनी चाहिए कोर्ट में टू सेट असाइड द अवार्ड, तो वो ऐसा कर सकता है। सेट असाइड द अवार्ड का मतलब क्या है कि हम इस अवार्ड को नहीं मानते, हम इस ऑर्डर को नहीं मानते। फर्दर वो बोल रहे हैं अगर कोई पार्टी है जो चैलेंज करना चाहती है आर्बिट्रेटर को, वो कर सकती है विद इन 15 days आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और बिकमिंग अवेयर ऑफ द सर्कमस्टांसेस रेफर्ड टू इन सेक्शन 12(3). मतलब उसको ये लगना चाहिए कि हाँ उसने अपनी इंडिपेंडेंस में डिसीजन नहीं लिया या इम्पार्शियल है वो, या उसके पास क्वालिफिकेशंस नहीं है नेसेसरी। तो विद इन 15 days ऑफ आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल, या फिर आफ्टर 15 days ऑफ अवेयर कौन से में कि उसके पास नेसेसरी क्वालिफिकेशंस नहीं है या फिर उसको लगता है कि उसने इंडिपेंडेंस या इम्पार्शियल डिसीजन लिया है और इंडिपेंडेंस में डिसीजन नहीं लिया है। ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा ऑन द चैलेंज unless the arbitrator challenged under subsection 2 withdraws from his office or other party agrees to the challenge। और अगर अवार्ड को सेट असाइड किया जाता है तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या आर्बिट्रेटर को फीस मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए।
failure or impossibility to act as an arbitrator. तो मैंडेट ऑफ आर्बिट्रेटर शैल टर्मिनेट. मैंडेट ऑफ एन आर्बिट्रेटर का मतलब जो उसको ड्यूटीज करनी है, जो उसको अपने फंक्शंस परफॉर्म करने हैं आर्बिट्रेटर को, वो टर्मिनेट हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे. एंड ही शैल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर आर्बिट्रेटर. उसकी जगह कोई दूसरा आर्बिट्रेटर आ जाएगा. अगर वो बन जाता है डी ज्यूर और डी फैक्टो, मतलब अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शंस, वो अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या फिर फेल्स टू एक्ट विदाउट अनड्यू डिले ड्यू टू सम रीजन, तो उसका जो मैंडेट है वो टर्मिनेट हो जाएगा. इफ ही विड्रॉज फ्रॉम हिज ऑफिस, वो विड्रॉ कर लेता है ऑफिस से, और पार्टीज अग्री टू द टर्मिनेशन ऑफ हिज मैंडेट. पार्टीज को लगता है कि हाँ, हमें इसे टर्मिनेट कर देना चाहिए. फर्दर वो बोल रहा है अगर कोई कंट्रोवर्सी है अबाउट आर्बिट्रेटर्स की इनएबिलिटी को लेके, किसी की इनएबिलिटी को लेके टू फंक्शन और अकरेंस ऑफ अनड्यू डिले, तो पार्टी कोर्ट का भी इंटरवेंशन ले सकती है. टर्मिनेट ऑफ मैंडेट एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेटर. मैंडेट हो जाएगा आर्बिट्रेटर का, मैंडेट हो जाएगा आर्बिट्रेटर, मैंडेट हो जाएगा, मैंडेट जो है आर्बिट्रेटर का वो टर्मिनेट हो जाएगा अगर वो विड्रॉ कर लेता है ऑफिस से फ्रॉम एनी फॉर एनी रीजंस, या फिर पार्टीज अग्री कर रही हैं कि हाँ, इसकी जो हमें आर्बिट्रेटर को हमें मैंडेट कर देना चाहिए या टर्मिनेट कर देना चाहिए. जहां पे मैंडेट टर्मिनेट हो जाएगा आर्बिट्रेटर का, वहां पे हम एक सब्स्टिट्यूट आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे, जो उसकी ड्यूटीज है वो फुलफिल करेगा. फिर ये बोल रहे हैं अनलेस अदरवाइज अग्री, जब तक ये अग्री ना हो तो आर्बिट्रेटर जो रिप्लेस हुआ है, जो नया आर्बिट्रेटर आया है, और जो पुराना आर्बिट्रेटर की डिसीजंस या हियरिंग्स थे तब तक के, वो हो सकता है वो दोबारा भी लिए जा सके. और unless otherwise agreed by parties, an order or ruling of arbitral tribunal made prior to the replacement of arbitrator shall not be invalid. जो उससे पहले जो hearings हुए थे या rulings वगैरह पास किए गए थे, वो invalid नहीं होंगे solely because नया arbitrator आया है, तो वो valid भी हो सकते हैं. लेकिन obviously ये बोल रहे हैं unless otherwise agreed by parties. अगर parties चाह रही है तो वो कोई भी decision ले सकती है. इंटरिम मेजर्स ऑर्डर्ड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि इंटरिम मेजर में क्या पार्टी अप्लाई कर सकती है, किसके लिए, कि अपॉइंट हो गार्जियन फॉर माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड फॉर पर्पसेस ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, या फिर फॉर इंटरिम मेजर ऑफ प्रोटेक्शन फॉलोइंग केसेस में, जब कोई प्रिजर्व करना हो, इंटरिम कस्टडी हो, या फिर सेल ऑफ एनी गुड्स हो, या सिक्योरिंग द अमाउंट इन डिस्प्यूट इन आर्बिट्रेशन, या कोई प्रॉपर्टी डिटेन करनी हो, प्रिजर्व करनी हो, इंस्पेक्ट करनी हो, या इंटरिम इंजंक्शन और अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर. इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज, तो पार्टीज जो है वो इक्वली ट्रीट होंगी और ईच पार्टी को फुल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा अपना केस प्रेजेंट करने के लिए. डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर. तो सेक्शन 19 डील्स विथ डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर. इट सेज दैट जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है शैल नॉट बी बाउंड बाय सीपीसी. आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड बाय सीपीसी. उस पे सीपीसी के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगी. पार्टीज फ्री है टू अग्री ऑन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड. पार्टीज डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्रोसीजर में फॉलो किया जाना चाहिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग्स. और अगर वो डिसाइड नहीं कर पाती हैं, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में सब्जेक्ट टू दिस पार्ट कंडक्ट प्रोसीडिंग्स इन द मैनर इट कंसिडर्स एप्रोप्रिएट. तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपने हिसाब से जो उसे लगता है कंडक्ट करेगा प्रोसीडिंग्स, जो उसे लगता है सही है. पावर ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होती है? इंक्लूड्स द पावर टू डिटरमाइन एडमिसिबिलिटी, रेलेवेंस, मटेरियलिटी एंड वेट ऑफ एनी एविडेंस. वो खुद डिसाइड कर सकता है क्या रेलेवेंस है, मटेरियलिटी है, या फिर वेट है एनी एविडेंस का. प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होगा? प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन बोल रहा है कि पार्टीज फ्री है डिसाइड करने के लिए कोई भी प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, और अगर वो डिसाइड नहीं कर पाती हैं, वो दोनों ही दे फेल टू रीच एन एग्रीमेंट, तो जो प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन है वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा, और वो दोनों पार्टी की कन्वीनियंस ध्यान में रखते हुए डिसाइड करेगा. और वो बोल रहा है फर्दर कि सेक्शन 20 क्लॉज 3 सेक्शन 20 सबसेक्शन 3
introduces an option by providing that arbitrator tribunal may, unless otherwise agreed by parties, may meet at any place it considers appropriate for consultation among its members, for hearing witnesses, experts or parties, or for inspection of documents. Commencement of arbitral proceedings. तो कब proceed होंगी arbitral proceedings? Unless otherwise agreed by parties, arbitral proceedings commence होंगी जब से request for that dispute is referred to arbitration is received by respondent. जब receive हो चुकी है arbitral proceedings की request, तो उस दिन से commence हो जाएगी arbitral proceedings. Language कौन सी होगी? लैंग्वेज वो लैंग्वेज होगी जो पार्टीज डिसाइड करेंगे, या फिर वो डिसाइड अगर नहीं कर पाते हैं तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिटरमाइन करेगा कि कौन सी लैंग्वेज में होना चाहिए. तो ये सब जो लैंग्वेज हो गए, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन हो गए, रूल्स हो गए कि किस मैनर में प्रोसीजर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ये सब जो है पार्टीज डिसाइड करेंगी. बट अगर वो नहीं कर पाती हैं तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल खुद कर लेगा. Unless otherwise specified, shall apply to any written agreement by party, any hearing, and any arbitral award decision or other communication. Arbitral tribunal may order that any documentary evidence shall be accompanied by translation into the language. वो बोल देगा कि कोई भी documentary evidence है वो accompany होना चाहिए उसी language में जिन language में agree किया है parties ने, या फिर determined by arbitral tribunal. Statement of claim and defense. सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 बता रहा है कि पार्टीज ने जो टाइम डिसाइड किया है उसी टाइम के अंदर, या फिर डिटरमाइन बाय आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या फिर जो टाइम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया है उस टाइम के अंदर, क्लेमेंट जो है, जो क्लेम कर रहा है, वो स्टेट करेगा फैक्ट्स सपोर्टिंग हिज क्लेम. वो ये बताएगा अच्छा मेरे ये फैक्ट्स हैं, ये मैं क्लेम कर रहा हूँ. पॉइंट्स एट इशू एंड रिलीफ और रेमेडी सॉर्ट, उसे क्या रेमेडी चाहिए या क्या रिलीफ चाहिए दूसरी पार्टी से. और रिस्पोंडेंट जो है वो स्टेट करेगा हिज डिफेंस, वो अपना डिफेंस बताएगा in respect of these particulars, unless the parties have otherwise agreed to as to the required elements of those statements. पार्टीज सबमिट करेंगी स्टेटमेंट्स, ऑल डॉक्यूमेंट्स जो उन्हें लगता है रेलेवेंट है, या फिर रेफरेंस टू डॉक्यूमेंट्स, या फिर एविडेंस जो भी वो सबमिट करेंगी. रिस्पोंडेंट अपने केस के सपोर्ट में सबमिट करेगा काउंटर क्लेम या फिर प्लीड सेट ऑफ विच शैल बी एजुकेटेड अपॉन बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. अनलेस अदरवाइज एग्रीड, मतलब अगर पार्टीज के द्वारा अगर कोई और अग्रीमेंट हो रहा है उसको हटा के, मतलब अनलेस अदरवाइज एग्रीड, आइदर पार्टी, कोई भी पार्टी अमेंड कर सकती है, सप्लीमेंट कर सकती है अपने क्लेम को, डिफेंस को. ऐसा नहीं है कि एक बार जो क्लेम या डिफेंस भेज दिया उसके बाद उसे अमेंड नहीं कर सकती या चेंज नहीं कर सकती. चेंज कर सकती है, अमेंड कर सकती है, सप्लीमेंट कर सकती है क्लेम और डिफेंस को, लेकिन तब नहीं कर सकती अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लगता है कि ये इनअप्रोप्रिएट है उसको करना. ठीक है, अनलेस द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंसीडर्स इट इनअप्रोप्रिएट टू अलाउ द अमेंडमेंट और सप्लीमेंट हैविंग रिगार्ड टू द डिले इन मेकिंग इट. बट वो बोल रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस under this section shall be completed within period of 6 months from the date of the arbitrator or all arbitrators received notice in writing of their appointment. कि जो भी statement of claim और defense है ना, वो complete हो जाना चाहिए 6 महीनों के अंदर अंदर, जिस दिन से किस दिन से, from the date of arbitrator या all arbitrators received notice of their appointment. Hearings and written pleadings. तो ये बोल रहे हैं अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो डिसाइड करेगा कि हमें ओरल हियरिंग्स रखनी चाहिए या फिर ओरल आर्ग्यूमेंट करना चाहिए, या फिर डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स या अदर मटेरियल्स करना चाहिए. मतलब ओरल हियरिंग्स होनी चाहिए फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस, या ओरल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, या प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए हमें ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स या अदर मटेरियल्स. Provided that arbitral tribunal shall hold oral meetings at appropriate stage of proceedings
on a request by party unless parties have agreed that no oral hearing shall be held. वो बोल रहे arbitral tribunal oral hearings रख सकता है at any stage or appropriate stage of proceedings, लेकिन अगर पार्टीज ने सभी पार्टीज ने एग्री किया है कि कोई भी ओरल प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए तो फिर वो नहीं करेगा. Provided further that arbitral tribunal shall as far as possible hold oral hearings for the presentation of evidence or for oral argument on day-to-day basis and not grant any adjournments unless sufficient cause is made out and may impose costs including exemplary costs on parties seeking adjournment without any sufficient cost. वो बोल रहा है कि वो कोशिश करेगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की जितनी ज्यादा से ज्यादा हो ओरल प्रोसीडिंग्स ही किया जाए, ओरल हियरिंग्स ही किया जाए ऑन डे टू डे बेसिस, और जहां और वो एडजॉर्नमेंट्स नहीं ग्रांट करेगा. और अगर एडजॉर्नमेंट्स ग्रांट हो रही हैं, कोई पार्टी एडजॉर्नमेंट मांग रहा है तो फिर उस पर इम्पोज होगी कॉस्ट क्योंकि वो एडजॉर्नमेंट मांग रहा है विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज. कोई कॉज होना चाहिए सफिशिएंट तभी एडजॉर्नमेंट मिलेगा. फिर फर्दर वो बोल रहा है कि पार्टीज को सफिशिएंट एडवांस नोटिस मिलेगा कि हियरिंग का, उन्हें सफिशिएंट टाइम मिलेगा कि इस दिन हियरिंग है. और किस दिन मीटिंग है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स गुड्स. अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को कोई इंस्पेक्ट करना है डॉक्यूमेंट या गुड्स उसके लिए भी उसे नोटिस मिलेगा. All documents, statements or other information supplied to or applications made to the arbitral tribunal by one party shall be communicated to the other party, and expert report or evidentiary document on which arbitral tribunal may rely in making its decision shall be communicated to the parties. ठीक है. Default of a party. The section 25 provides that unless otherwise agreed by the parties, where without showing sufficient cause, the claimant fails to communicate his statement of claim in accordance with section 23, the arbitral tribunal shall terminate the proceedings. तो ये बोल रहा है कि अगर क्लेमेंट ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाया या फेल टू कम्युनिकेट हिज स्टेटमेंट ऑफ क्लेम तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो टर्मिनेट कर देगा प्रोसीडिंग्स को वो खत्म कर देगा. या फिर रिस्पोंडेंट फेल्स टू कम्युनिकेट हिज स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, जो रिस्पोंडेंट है वो अपना स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस कम्युनिकेट नहीं कर पाया तो भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल shall continue the proceedings without treating that failure in itself as an admission of the allegation by claimant, and shall have the discretion to treat the right of respondent to file such a statement of defense as having been forfeited. वो बोल रहा है अगर क्लेमेंट फेल हो गया तो वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट कर देगा, लेकिन अगर रिस्पोंडेंट फेल हो गया रिस्पॉन्ड करने में अपने स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंटिन्यू करेगा प्रोसीडिंग्स को विदाउट ट्रीटिंग दैट एज फेलियर, क्योंकि एडमिट कर लेगा उस क्लेम को. और उसके पास डिस्क्रिशन होगा कि टू ट्रीट द राइट ऑफ रिस्पोंडेंट टू फाइल सच स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस एज हैविंग बीन फॉरफिटेड, कि उसका जो राइट है रिस्पोंडेंट का अपना स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल करने का वो फॉरफिट हो चुका है. A party fails to appear an oral hearing or to produce documentary evidence, the arbitral tribunal may continue the proceedings and make arbitral award on evidence before it. अगर कोई पार्टी ओरल हियरिंग में नहीं आ पा रही है या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दे पा रही है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंटिन्यू करेगा प्रोसीडिंग्स को और आर्बिट्रल अवार्ड डिसाइड करेगा ऑन द एविडेंस बिफोर इट. जो भी एविडेंसेस उसके पास अवेलेबल है उन बेसिस पर डिसाइड करेगा. एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. तो ये बोल रहा है अगर कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है और उसके पास कोई ऐसा मैटर है जिसके लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत है डिसीजन के लिए तो वो उसको अपॉइंट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, उसे कोई फाइनेंस रिलेटेड एस्पेक्ट है जो उसे उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो किसी फाइनेंस प्रोफेशनल को हायर कर सकता है फॉर दैट मैटर टू बी रेफर्ड टू. ठीक है. Section 26 provides that subject to an agreement between parties, the arbitral tribunal may appoint one or more expert to report to it on specific issues to be determined by arbitral tribunal. कोई specific issue है जो arbitral tribunal को जिसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो किसी expert को अपॉइंट करेगा ना उस चीज को लेके.
and require a party to give the expert any relevant information, और बोलेगा parties जो हैं कि वो expert को relevant information दें या फिर provide करें access कोई भी documents, goods या other property की for inspection, जिसके लिए और easy हो जाए डिसाइड करना या फिर वो इस इशू को अच्छे से देख पाना. Further, section 2, 26 subsection 2 states that if a party so requests or if the arbitral tribunal considers it necessary, अगर पार्टी कोई रिक्वेस्ट कर रही है या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि ऐसा जरूरी है, एक्सपर्ट शैल आफ्टर डिलीवरी ऑफ हिज रिटन और ओरल रिपोर्ट, अपनी डिलीवरी ऑफ रिटन और ओरल रिपोर्ट के बाद वो पार्टिसिपेट करेगा ओरल हियरिंग में व्हेन द पार्टीज हैव अपॉर्चुनिटी टू पुट क्वेश्चंस टू हिम एंड टू प्रेजेंट एक्सपर्ट विटनेसेस इन ऑर्डर टू टेस्टिफाई ऑन द पॉइंट्स एट इशू. ठीक है. Expert shall on the request of a party make available to that party for examination all documents, goods or other property in possession of expert with which he was provided in order to prepare his report. Expert जो है अगर parties चाह रही हैं तो वो दिखा देगा उनको कि जो भी documents या goods या कोई भी property जिसके inspection के बाद उसने अपनी report बनाई है, अपना decision दिया. Court assistance in taking evidence. तो ये बोल रहा है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कोई या फिर पार्टी विद द अप्रूवल ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, कोई भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या फिर पार्टी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अप्रूवल के बाद अप्लाई कर सकती है कोर्ट में फॉर असिस्टेंस इन टेकिंग एविडेंस, कि हमें कैसे एविडेंस मानना चाहिए, क्या एविडेंस लेना चाहिए, उसमें असिस्ट कर दे, मतलब कोर्ट उन्हें हेल्प कर दे या फिर असिस्ट कर दे. सेक्शन 27 सबसेक्शन 2, द एप्लीकेशन शैल स्पेसिफाई, एप्लीकेशन में वो क्या बताएंगी, नेम्स, एड्रेसेस पार्टीज के या फिर आर्बिट्रेटर्स के, जनरल नेचर ऑफ क्लेम, क्लेम किस नेचर का है और क्या रिलीफ मांगा जा रहा है, एविडेंस टू बी ऑब्टेन्ड इन पर्टिकुलर, नेम, एड्रेसेस ऑफ पर्सन टू बी हर्ड एज विटनेस और एक्सपर्ट विटनेस या फिर स्टेटमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड और प्रॉपर्टी टू बी इंस्पेक्टेड. फिर वो बोल रहा है कोर्ट में विद इन इट्स कॉम्पिटेंस एंड इन अकॉर्डिंग टू इट्स रूल्स ऑन टेकिंग एविडेंस एग्जीक्यूट द रिक्वेस्ट बाय ऑर्डरिंग एविडेंस डायरेक्टली टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. वो एविडेंस ऑर्डर कर देगा डायरेक्टली टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. कोर्ट व्हाइल मेकिंग ऑर्डर इशू सेम प्रोसेसेस टू विटनेसेस एज इट मे इशू इन सूट्स ट्राइड बिफोर इट. फर्दर वो बोल रहा है कोई पर्सन who fails to attend in accordance with such process or making any default या फिर refuse कर रहा है वो evidence देने से या guilty है of any contempt to arbitral tribunal during the proceedings, arbitral tribunal proceedings, वो उसे disadvantages या फिर penalties या punishments वो मिलेंगे जो भी court decide कर रहा है, जो मिलते हैं किसमें, जो सूट्स में पेनल्टीज वगैरह मिलते हैं वो ही उन्हें मिलेंगे. डिसीजन मेकिंग बाय पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स. तो जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स है वो अगर एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर हैं तो ऑब्वियसली बात है ऑड नंबर्स में होंगे, तो मेजॉरिटी जो डिसीजन लेगा उस डिसीजन पे डिसीजन आएगा. टाइम लिमिट क्या होना चाहिए आर्बिट्रल अवार्ड का, तो नॉर्मल केसेस में तो 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, जब प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होंगी वहां से 12 महीने के अंदर. लेकिन फास्ट ट्रैक प्रोसीजर भी है, उसमें 6 महीने में हो जाएगा जब से आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एंटर्स अपॉन. ठीक है, तो 2 केसेस हैं 12 मंथ्स और 6 मंथ्स. 12 मंथ्स में कब से होगा, अगर
कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग्स में 12 मंथ्स के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, नहीं तो फास्ट ट्रैक में 6 मंथ्स में होगा फ्रॉम द डेट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एंटर्स अपॉन। लेकिन वो मैटर्स जो अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के हैं वो 12 मंथ्स के में डिसाइड होंगे, और जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के मैटर्स हैं वो 6 मंथ्स में होंगे। ये देखो ना क्या बोल रहे हैं, अवार्ड अंडर फास्ट ट्रैक प्रोसीजर शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एंटर्स अपॉन, provides that the award in matters other than international commercial arbitration shall be made by arbitral tribunal within a period of 12 months from the date of completion of proceedings. फर्दर एक्सटेंशन भी अलाउड है अगर पार्टीज के कंसेंट से, बट 6 महीने से ज्यादा एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। फर्दर वो बोल रहा है कि अगर 12 महीने के अंदर या फिर एक्सटेंशन में भी 6 महीने के बाद अगर अवार्ड नहीं दिया गया तो जो मैंडेट है आर्बिट्रेटर का वो टर्मिनेट हो जाएगा, अनलेस द कोर्ट हैज आइदर प्रायर टू और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड उसने एक्सटेंड कर दिया है। फास्ट ट्रैक प्रोसीजर वो बोल रहा है आपका 6 मंथ्स में हो जाना चाहिए जब से आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एंटर्ड अपॉन। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा डिस्प्यूट ऑन द बेसिस ऑफ रिटन प्लीडिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, सबमिशंस फाइल्ड बाय द पार्टीज विदाउट एनी ओरल हियरिंग। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी भी के पास पावर है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को मंगवा सकता है। फर्दर वो बोल रहा है जो इसमें भी अगर 6 मंथ्स के अंदर नहीं अगर अवार्ड दिया गया तो जैसे एक्सटेंशन 12 मंथ्स में किया गया था वैसे ही इसमें भी अप्लाई होगा। सेटलमेंट, फर्दर वो बोल रहा है कि इट इज नॉट इनकम्पैटिबल, ऐसा इनकम्पैटिबल नहीं है कि विद एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट फॉर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एंकरेज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में यूज मेडिएशन, कंसिलिएशन और अदर प्रोसीजर्स ताकि वो सेटल करा सके, दोनों पार्टीज में सेटलमेंट करा सके। अगर पार्टी सेटल कर लेती हैं ड्यूरिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल टर्मिनेट द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट कर देगा, और इफ रिक्वेस्टेड बाय पार्टीज, और ऑब्जेक्ट नहीं करेगा बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। और जो आर्बिट्रल अवार्ड है ऑन एग्रीड टर्म्स शैल हैव द सेम इफेक्ट, जो उसमें जो एग्रीमेंट होगा वो आर्बिट्रल अवार्ड कहलाया जाएगा और उसका सेम स्टेटस और इफेक्ट होगा जो नॉर्मल होता अगर कंटिन्यू करते हम प्रोसीडिंग्स को। ठीक है। फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, तो आर्बिट्रल अवार्ड ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, वो राइटिंग में होना चाहिए, साइंड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। और जहाँ पे सारे मेंबर साइन नहीं कर पा रहे हैं वहां पे जिन मेंबर्स ने साइन नहीं किया है उनका रीजन होना चाहिए कि किन रीजन की वजह से साइन नहीं किया है। आर्बिट्रल अवार्ड में रीजंस होने चाहिए कि किस रीजंस पे ये अवार्ड आया है, अनलेस, लेकिन कुछ केसेस में
रीजन देने की जरूरत नहीं है, अगर पार्टीज ने डिसाइड कर लिया है कि कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। सेकंड, अवार्ड जो है आर्बिट्रल अवार्ड है ऑन एग्रीड टर्म्स अंडर सेक्शन 30। आर्बिट्रल अवार्ड में डेट होगा, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन होगा, ये सब मेंशन होगा। साइंड कॉपी जो है आर्बिट्रल अवार्ड की दोनों पार्टीज, सभी पार्टीज को भेजी जाएंगी। रिजीम फॉर कॉस्ट्स, तो वो बोल रहे हैं सेक्शन 31A subsection 1 provides that in relation to any arbitration proceeding or proceedings under any of the provisions of this act, court और जो arbitral tribunal है shall have the discretion to determine कि whether costs are payable by one party to another, कि कोई कॉस्ट एक किसी पार्टी को दूसरी पार्टी को देनी है, या फिर अमाउंट ऑफ सच कॉस्ट, या फिर वो कॉस्ट कब पे होगी। कॉस्ट का यहाँ पे मतलब क्या है? फीस, एक्सपेंसेस ऑफ आर्बिट्रेटर्स, कोर्ट्स, विटनेसेस, लीगल फीस, एक्सपेंसेस, एनी आर्बिट्रेशन फीस, या फिर कोई और एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। तो जो कोर्ट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट शैल हैव रिगार्ड टू द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, जैसे कि कंडक्ट ऑफ पार्टीज, कहाँ पे पार्टी, वेदर पार्टी हैज सक्सीडेडली पार्टली इन द केस, या वेदर पार्टी हैड फ्रिवोलस काउंटर क्लेम, कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कोर्ट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में मेक ऑर्डर that a party shall pay proportion of another party's costs, वो ऑर्डर कर सकता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की कॉस्ट पे करेगी, या फिर a stated amount in respect of another party's cost from or until a certain date only, cost incurred before proceedings have begun, etc. termination of proceedings, तो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट हो जाएंगी अगर क्लेमेंट अपना क्लेम विड्रॉ कर लेता है, अगर क्लेमेंट अपना क्लेम विड्रॉ कर लेता है तो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट हो जाएंगी। पार्टीज अग्री कर लेती हैं ऑन टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, पार्टीज अग्री कर लेती हैं ऑन टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लगता है कि कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स हैज बिकम अननेसेसरी और इम्पॉसिबल। तो इन तीनों केसेस में आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट हो जाएंगी। कौन से केसेस में? अगर क्लेम विड्रॉ कर लिया है क्लेमेंट ने, पार्टीज अग्री कर रही है कि टर्मिनेट कर देनी चाहिए प्रोसीडिंग्स, या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को ही लगता है कि इसको अगर हम कंटिन्यू करेंगे प्रोसीडिंग्स को तो ये अननेसेसरी है या फिर इम्पॉसिबल है। करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अवार्ड, एडिशनल अवार्ड, तो बोल रहा है विद इन 30 days फ्रॉम रिसीट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, या फिर अनलेस अनदर पीरियड ऑफ टाइम अग्रीड अपॉन, party with notice to other party may request arbitral tribunal to correct any computation errors। अगर कोई कंप्यूटेशन एरर है या कोई क्लेरिकल और टाइपोग्राफिकल एरर है अवार्ड में, तो पार्टीज जो हैं, दोनों पार्टीज रिक्वेस्ट कर सकती हैं ट्रिब्यूनल को कि आप ये करेक्ट कर दीजिए अवार्ड को। इफ सो एग्रीड बाय द पार्टीज with notice to other party may request arbitral tribunal to give an interpretation, कि मतलब अगर कोई पॉइंट है, कोई या कोई पार्ट है अवार्ड का जो उन्हें समझ नहीं आ रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, तो उसके इंटरप्रिटेशन के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए भी उन्हें रेफर कर सकती है ट्रिब्यूनल को। किसके लिए? अगर कोई एरर है, कोई भी क्लैरिकल टाइपोग्राफिकल एरर, या फिर कोई पॉइंट या फिर पार्ट अवार्ड का उन्हें समझ नहीं आ रहा है, इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं पार्टीज, तो उसके लिए वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को नोटिस दे सकती हैं।
और अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंसिडर करता है रिक्वेस्ट को, वो करेक्ट कर देगा या फिर इंटरप्रिटेशन दे देगा 30 डेज के अंदर जब से रिक्वेस्ट मिली है, और फिर इंटरप्रिटेशन भी आर्बिट्रल अवार्ड का पार्ट हो जाएगा। फर्दर वो ये भी बोल रहा है कि पार्टी विद नोटिस टू अदर पार्टी में रिक्वेस्ट टू ट्रिब्यूनल विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ ट्रिब्यूनल अवार्ड टू मेक एडिशनल आर्बिट्रल अवार्ड। अगर कोई एडिशनल आर्बिट्रल अवार्ड की जरूरत है उसके लिए भी रिक्वेस्ट कर सकती है। और अगर आर्बिट्रल अवार्ड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंसिडर कर रहा है उस रिक्वेस्ट को, तो वो कितने दिनों के अंदर, विद इन 60 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ सच रिक्वेस्ट, वो एडिशनल आर्बिट्रल अवार्ड दे देगा, विद इन 60 डेज देगा। ठीक है, देखो 30 डेज अवार्ड के अंदर अंदर अगर पार्टी को लगता है कोई एरर है या इंटरप्रिटेशन है, तो फिर पार्टीज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को नोटिस दे देंगी। फिर उसके 30 डेज के अंदर वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल उसको रेक्टिफाई कर देगा, या फिर कोई भी एरर को, या फिर इंटरप्रिटेशन कोई क्लियर नहीं है तो वो 30 डेज के अंदर दे देगा। लेकिन अगर कोई एडिशनल आर्बिट्रल अवार्ड है, एडिशनल आर्बिट्रल अवार्ड के लिए जो ट्रिब्यूनल है वो 60 डेज में उसको सही करेगा जब से उसे मिला है रिक्वेस्ट उसके लिए। फर्दर वो बोल रहा है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मे एक्सटेंड इफ नेसेसरी पीरियड ऑफ टाइम ऑन विद इन विच इट शैल मेक अ करेक्शन गिवन इंटरप्रिटेशन और एडिशनल ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 2 और 5। एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड, तो आप सेट असाइड भी कर सकते हो आर्बिट्रल अवार्ड। सेट असाइड का मतलब है कि हम नहीं मान रहे हैं इस अवार्ड को। आप अप्लाई कर सकते हो फॉर सेटिंग असाइड सच अवार्ड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 34(2) एंड 34(3). सेट असाइड कौन करेगा? सेट असाइड के लिए आप कोर्ट को अप्लाई करोगे, और कोर्ट तभी करेगा अगर कोर्ट को लगता है कि द पार्टी मेकिंग द एप्लीकेशन एस्टैब्लिशेस ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल that a party was under some incapacity, पार्टी इन कैपेसिटी में थी, या आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट वैलिड नहीं है to which the parties have subjected it, या फिर the party making the application was not given proper notice of appointment of arbitrator, या आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स का उसे कोई नोटिस नहीं दिया गया था, या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर का कोई नोटिस नहीं दिया गया था, या आर्बिट्रल अवार्ड डील्स विद अ डिस्प्यूट नॉट कंटेम्पलेटेड बाय और नॉट फॉलोइंग विद इन द टर्म्स ऑफ सबमिशन टू आर्बिट्रेशन, या कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और आर्बिट्रल प्रोसीजर वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज, या फिर कोर्ट को लगता है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट was not capable of settlement by arbitration, या arbitral award जो है वो is in conflict with public policy of India। तो इन केसेस में कोर्ट जो है सेट असाइड कर सकती है आर्बिट्रल अवार्ड। क्या बोल रहा है कि पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया के कंफ्लिक्ट में कब कब होगा? अगर मेकिंग ऑफ अवार्ड वाज इंड्यूस्ड और अफेक्टेड बाय फ्रॉड, करप्शन और वायलेशन ऑफ सेक्शन 75 और 81, या कंट्रावेंशन में है विद फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ, या कंफ्लिक्ट में है विद मोस्ट नोशंस ऑफ मोरालिटी और जस्टिस। फाइनलिटी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स एंड एनफोर्समेंट, तो सेक्शन 35 provides that arbitral award made under this act is final and binding on the parties and persons claiming under them respectively। तो जो arbitral award है वो final है और binding on parties है।
deposits, the arbitral tribunal may fix amount of deposit or supplementary deposit as the case may be as an advance for costs which it expects will be incurred in the claim. तो जो भी क्लेम में कोई भी कॉस्ट आ रही है या डिपॉजिट है तो वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फिक्स कर सकता है, वो पार्टीज को पे करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट वेयर अपार्ट फ्रॉम द क्लेम counter claim will be submitted by to the arbitral tribunal, it may fix separate amount of deposit and counter claim. और जब टर्मिनेट हो जाएंगी प्रोसीडिंग्स तो उसके बाद आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो भी रिमेनिंग अमाउंट है, अगर कोई अमाउंट है जो अनएक्सपेंडेड है, कोई स्पेंड नहीं हुआ है या बैलेंस है, तो वो पार्टीज को रिटर्न कर देगा। और जहां पे एक पार्टी ने अपना शेयर ऑफ डिपॉजिट नहीं पे किया है तो अदर पार्टी पे करेगी, और जहां पे अदर पार्टी पे नहीं करती है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सस्पेंड कर देगा या टर्मिनेट कर देगा आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स को। लियन ऑन आर्बिट्रल अवार्ड एंड डिपॉजिट एज टू कॉस्ट्स, तो वो बोल रहा है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल हैव अ लियन, लियन मतलब कि वो प्रोसीडिंग्स को रोक देगा या फिर आर्बिट्रल अवार्ड को रोक देगा, या अगर कोई भी अनपेड कॉस्ट है, अगर आर्बिट्रेशन की कोई भी कॉस्ट पे नहीं हुई है, किसी भी पार्टी ने पे नहीं करी है, तो लियन लगा देगा वो ऑन आर्बिट्रल अवार्ड। Section 39 subsection 2 states that if in any case an arbitral tribunal refuses to deliver its award except on payment of costs demanded by it, the court may on application in this behalf order that arbitral tribunal shall deliver the arbitral award to the applicant. और अगर कोई भी अदर रीजन की वजह से, मतलब अगर कॉस्ट को छोड़ के किसी रीजन की वजह से आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने रिफ्यूज किया है टू डिलीवर इट्स अवार्ड, वो तब अवार्ड नहीं दे रहा है, तो कोर्ट जो है वो बोलेगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को कि उसे अवार्ड देना ही पड़ेगा, उसे अपना डिलीवर करना ही पड़ेगा अवार्ड। और shall after such inquiry if any as it thinks fit further order that out of the money so paid into court there shall be paid to the arbitral tribunal by way of cost. Arbitration agreement not to be discharged by death of party, तो ये बोल रहा है कि अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है या एग्रीमेंट हो चुका है तो उसके बाद जो ना अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट हो जाएंगी, वो कंटिन्यू होंगी, और उन केसेस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा डिसीज्ड का, वो करेगा कंटिन्यू प्रोसीडिंग्स को। ठीक है, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अब इसके ऊपर जो टॉपिक्स है, छोटे छोटे टॉपिक्स है, कि आप खुद देख सकते हैं। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया क्या बोल रहा है ये कि सेक्शन 43B empowers central government to establish ACI to perform duties and discharge the functions under Arbitration Conciliation Act। तो वो ड्यूटीज परफॉर्म करेगा और डिस्चार्ज करेगा फंक्शंस को। कौन से अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। काउंसिल जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट होगा, परपेचुअल सक्सेशन होगा उसका, और कॉमन सील होगी विद पावर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट टू एक्वायर, होल्ड, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल इमूवेबल। स्यू कर सकता है, स्यू हो भी सकता है। हेड ऑफिस इसका दिल्ली में होगा। काउंसिल में विद प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश ऑफिसेज एट अदर प्लेसेस इन इंडिया। तो इसमें मेंबर्स कौन कौन होंगे एसीआई में, इसमें होगा एक जज सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और जज ऑफ हाई कोर्ट, और एन एमिनेंट पर्सन जिसके पास नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्बिट्रेशन का, या फिर टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। An eminent arbitration practitioner having substantial knowledge and experience in institutional arbitration, both domestic and international, to be nominated by central government member. An eminent academician having experience in research and teaching in the field of arbitration and alternative dispute resolution laws, to be appointed by central government in consultation with chairperson member.
Secretarial to the Government of India in Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, or his representative not below rank of Joint Secretary. Secretary to the Government of India in Department of Expenditure, Ministry of Finance, or his representative not below the rank of Joint Secretary. One representative of recognized body of commerce and industry chosen on rotational basis by central government. Chief Executive Officer, Member, Secretary, ex-officer. ये बोल रहे हैं चेयरमैन और मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियो shall not hold office after he has attained the age of 70 years in case of chairperson or 67 years in case of member. Salaries, allowances और other terms जो हैं conditions वो prescribed by central government होंगी. Duties क्या हैं और functions क्या हैं council के, तो ये फ्रेम करेंगी पॉलिसीज गवर्निंग ग्रेडिंग ऑफ आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस, रिकॉग्नाइज करेंगी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइडिंग एक्रेडिटेशन ऑफ आर्बिट्रेशन, रिव्यू करेंगी ग्रेडिंग ऑफ आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस एंड आर्बिट्रेटर्स, होल्ड करेंगी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कोर्सेज इन एरिया ऑफ आर्बिट्रेशन, फ्रेम करेंगे रिव्यू करेंगे अपडेट करेंगे नॉर्म्स टू एंश्योर satisfactory level of arbitration, act as a forum for exchange of views and techniques to be adopted for creating a platform to make India a robust center for domestic and international arbitration and conciliation, to promote institutional arbitration by strengthening arbitral institutions, establish and maintain depository of arbitral awards made in India or such other functions as decided by central government. Vacancies not to be invalidate proceedings of council. No act or proceeding of council shall be invalid merely by reason of any vacancy. कोई वैकेंसी हो या फिर उस डिफेक्ट में कोई भी जो है वो एक्ट, नो एक्ट और प्रोसीडिंग वो है इनवैलिड नहीं हो जाएगी, या फिर एनी डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन एक्टिंग एज मेंबर, या एनी irregularity in the procedure of council not affecting the merits of the case. Resignation of members, तो chairperson और full time और part time member may by notice in writing, वो notice देके writing में under his hand address to central government resign कर सकते हैं. Central government को notice देंगे writing में, provided that chairperson or full time member shall, unless he is permitted by central government to relinquish his office sooner, अगर central government कह रहा है कि relinquish कर दो office sooner, continue to hold such office until the expiry of 3 months from date of receipt of such notice, or until a person duly appointed as his successor enters upon his office, or until the expiry of his term of office, whichever is earlier. Removal of members, तो कोई भी member जो है वो central government remove कर देगी अगर वो undischarged insolvent है या has exchanged it at any time during his term of office in any paid employment, convicted of an offence, कोई भी offence moral turpitude का, या कोई financial interest या other interest किसी भी पार्टी में उसने अपनी पोजीशन को अब्यूज किया है, या फिर वो फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल है ऑफ एक्टिंग एज मेंबर. Norms for accreditation. Norms for accreditation. Section 43J provides that qualifications, experience, and norms for accreditation of arbitrators shall be such as specified in 8th schedule. According to 8th schedule, a person shall not be qualified to be arbitrator unless he is an advocate within the meaning of Advocates Act, having 10 years of practice experience as advocate, is a CA within CA Act, having 10 years of practice experience as CA, is cost accountant within meaning of CWA, having 10 years of practice. CS है 10 years of practice, मतलब CA, CS, CWA सभी 10 years की practice होनी चाहिए, और advocate. ठीक है, ये सारे तो आपको ऐसे इजीली लर्न हो गए. या फिर ऑफिसर है इंडियन लीगल सर्विस का, या फिर ऑफिसर है लॉ डिग्री का विद 10 years of experience in legal matters of government autonomous body, या फिर इंजीनियरिंग डिग्री है 10 years of experience as engineering in government autonomous body. ऑफिसर सीनियर लेवल का है, या कोई और पर्सन जिसके पास वो क्वालिफिकेशन है 10 years की इन साइंटिफिक और टेक्निकल स्ट्रीम. तो बेसिकली 10 years का इसने एक वो बना लिया, 10 years में ही सारे हैं. 4 तो आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे, एडवोकेट, सीए, सीडब्ल्यूए, सीएस, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं 10 years से वो बन सकते हैं. ठीक है, जनरल नॉर्म्स क्या है आर्बिट्रेटर के लिए, तो भाई वो ऐसा आदमी होना चाहिए जो
फेयरनेस, जनरल रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस, फेयर डिसीजंस ले, इंटेग्रिटी के साथ ले, केपेबल टू अप्लाई ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, कोई भी उसका किसी भी पार्टी के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी बिजनेस रिलेशन या फिर प्रोफेशनल रिलेशन, should not involved in any legal proceedings, should not convicted any offense, कोई offense नहीं करा होना चाहिए उसने, उसको रोबस्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लीगल सिस्टम की, लॉज की, उसको कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस समझना चाहिए, सिविल या फिर कमर्शियल डिस्प्यूट्स के जो भी मैटर्स वगैरह होते हैं. He should be capable of suggesting, recommending or writing a reasoned arbitral award in any dispute which comes before him for adjudication. Depository of awards. So according to section 43K, council may maintain electronic depository of arbitral awards made in India and such other records related thereto in such manner as may be specified by regulations. Power to make regulations by council. So council with consultation with central government make regulations consistent with provisions of the act and rules thereunder for discharge of its functions and perform its duties. Chief Executive Officer, there shall be CEO of the council who shall be responsible for day-to-day administration of council. Qualification, appointment or other terms of CEO may be prescribed by central government. CEO shall discharge such functions and perform such duties as may be specified by regulations. There shall be secretariat to the council consisting of such officers and employees as may be prescribed by central government. Qualification, appointment or terms of employees and parties shall be prescribed by CG. Enforcement of certain foreign arbitral awards. So chapter 1 and 2 of part 2 of Arbitration Conciliation Act with enforcement of certain foreign awards made under New York Convention and Geneva Convention. Section 44 and 53 of Act define foreign awards as to mean an arbitral award on differences between persons arising out of legal relationship, whether contractual or not, considered commercial under the law in force in India, made on this is the date. Awards made under New York Convention or Geneva Convention. बोल रहे any foreign award whether made under New York Convention or Geneva Convention which would be enforceable under the relevant respective provisions of the act applicable to the award have been treated as binding for all purposes on persons as between whom it was made and may accordingly be relied on by any of those persons by way of defense, set off or otherwise in any legal proceedings in India. तो ये बोल रहा है कोई भी foreign award जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन और जेनेवा कन्वेंशन में दिए गए थे रिस्पेक्टिव प्रोविजंस में, वो बाइंडिंग है. यहाँ पे भी कोई अगर लीगल प्रोसीडिंग्स होती है उसमें भी वो बाइंडिंग करते हैं, मतलब वो उस पे भी अप्लाई किए जा सकते हैं. Evidence. Party applying for enforcement of foreign award shall at the time of application produces before court original award or a copy thereof duly authenticated in the manner required by law of the country in which it was made, original agreement for arbitration or duly certified thereof, such evidence as may be necessary to prove that the award is a foreign award. Conciliation. Conciliation is an informal process in which conciliator, तो conciliation जो है, अब हमने arbitration पूरा कर लिया है, अब हम conciliation में आ गए हैं. Conciliation एक informal process है जहाँ पे conciliator एक appoint होता है जो कि third party, वो दोनों पार्टी को साथ में बिठाता है और उनको बोलता है कि अपनी जो disputes हैं या जो communication है वो ठीक करो, अपने disputes को खत्म करो. क्या करता है? He does this by lowering tensions, improving communications, interpreting issues,
providing technical assistance, exploring potential solutions and bringing about a negotiated settlement. और mediation क्या होता है? Mediation is a structured process in which mediator assists the disputants to reach a negotiated settlement of their differences. Mediation is usually a voluntary process. Mediation voluntary process है that results in signed agreement which defines future behavior of parties. मेडिएटर क्या करता है? यूज करता है वैरायटी ऑफ स्किल्स और टेक्निक्स ताकि जो पार्टीज हैं वो रिजॉल्व कर सके अपने सेटलमेंट को और सेटलमेंट की तरफ पहुंच सके. बट मेडिएटर जो है वो खुद डिसीजन नहीं देता है. Basically, these processes can be successful only if personality of conciliator or mediator is such that he is able to introduce parties to come to a settlement. Basically, ये क्या होता है? ये थर्ड पार्टीज होते हैं और दोनों पार्टी को बुला के बोलते हैं कि अपने जो डिस्प्यूट है या जो भी तुम्हारे प्रॉब्लम्स है वो खुद ही सुलझाओ, और ये खुद डिसीजन नहीं देते. ये उन दोनों पार्टीज को ही ऐसा एम्पावर करते हैं कि वो दोनों खुद ही अपने एक सेटलमेंट पे आ सके. द एक्ट गिव्स अ फॉर्मल रिकॉग्निशन टू कंसिलिएशन इन इंडिया. ये जो एक्ट है कंसिलिएशन को तो फॉर्मल रिकॉग्निशन देता है बट मेडिएशन को नहीं देता. कंसिलिएशन फोर्सेस अर्लियर एंड ग्रेटर होल्ड ऑफ द ईज. It can succeed only if parties are willing to readjust. According to current thinking, conciliation is not an alternative to arbitration or litigation, but rather complements arbitration or litigation. तो conciliation alternative नहीं है arbitration या litigation का, but complement करता है इन दोनों को. Commencement of conciliation proceedings. तो ये बोल रहे हैं party initiating conciliation shall send other party written invitation to conciliate under his part, briefly identifying subject of dispute. Conciliation proceedings shall commence where the other party accepts in writing the invitation to conciliate. दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम शुरू करते हैं conciliation proceedings, तो तब से conciliation proceedings शुरू हो जाएंगी. बट अगर दूसरी पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया इन्विटेशन को तो फिर conciliation proceedings नहीं शुरू होंगी. If the party initiating conciliation does not receive a reply within 30 days, अगर 30 days के अंदर दूसरी पार्टी से रिप्लाई नहीं आया कि वो एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये मान लिया जाएगा कि हाँ वो नहीं करना चाहता है conciliation proceedings को शुरू. He may elect to treat this as rejection of invitation to conciliate. Rejection हो जाएगा फिर conciliation proceedings का, और and if he so elects, he shall inform in writing the other party accordingly. Number of conciliators, तो इसमें कितने conciliators होने चाहिए? एक होगा. Unless parties agree that there should be 2 or 3. अगर parties agree करते हैं कि 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं, but otherwise एक ही होगा. और इसमें 2 conciliators अपॉइंट हो सकते हैं. जैसे arbitration में 2 नहीं हो सकते थे क्योंकि वो even number था, but इसमें 2 हो सकते हैं. Where there is more than one conciliator, they ought as a general rule to act jointly. वो jointly ही वो act करते हैं. Appointment of conciliators. So in conciliation proceedings with one conciliator, the parties may agree on the name of sole conciliator. अगर एक ही conciliator है तो parties decide कर सकते हैं कि कौन conciliator होगा. अगर 2 conciliators हैं तो each party एक-एक conciliator को appoint कर सकती है. और अगर 3 conciliators है तो एक-एक party एक-एक conciliator को appoint करेगी, और जो third coordinator है, जो third conciliator है, वो 2 conciliators मिल के दोनों decide करेंगे कि third कौन होना चाहिए. उसको हम बोलेंगे presiding conciliator, जैसे कि arbitration में होता था. Parties may enlist the assistance of suitable institution or person in connection with appointment of conciliators, and in particular, a party may respect such an institution or person to recommend the names of suitable individuals to act as conciliator. Or the parties may agree that appointment of one or more conciliators may be made directly by such an institution or person. तो ये बोल रहे conciliator is not bound by certain enactments, वो he is not bound by code of civil procedure या फिर Indian Evidence Act. Submission of statements to conciliator. तो conciliator अपने अपॉइंटमेंट के बाद रिक्वेस्ट करेगा सभी पार्टीज को कि वो ब्रीफ में रिटर्न स्टेटमेंट दे डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ डिस्प्यूट, कि क्या डिस्प्यूट है, क्या पॉइंट्स है दोनों पार्टीज के. Each party shall send a copy of such statement to the other party. और जो पार्टीज है वो आपस में भी दूसरी पार्टीज को वो स्टेटमेंट भेजेंगी. कंसिलिएटर रिक्वेस्ट करेगा दोनों ही पार्टीज को कि वो सबमिट करें उसे रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ हिज पोजीशन एंड फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स इन सपोर्ट देयर ऑफ, डॉक्यूमेंट्स के साथ या फिर और एविडेंसेस के साथ जो भी उन्हें लगता है जरूरी है. रोल क्या है कंसिलिएटर का? कंसिलिएटर क्या करेगा? असिस्ट करेगा पार्टीज को इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल मैनर में.
इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल मैनर में असिस्ट करेगा ताकि वो एक एमिकेबल सेटलमेंट पे पहुंच पाए, वो खुद ही एक डिसीजन ले पाए और सेटलमेंट पे पहुंच पाए. Conciliator shall be guided by principles of objectivity, fairness or justice, giving consideration to, among other things, rights and obligations of parties. Conciliator may conduct conciliation proceedings in such manner as he considers appropriate. Or administrative assistance. In order to facilitate the conciliation proceedings, parties or conciliator with consent of parties may arrange for administrative assistance by a suitable institution or person. Disclosure of information. Conciliator receives factual information concerning dispute from a party. He shall disclose substance of that information to other party. वो दूसरी पार्टी को भी बताएगा जो information या documents उसे मिले हैं. Provided that when a party gives any information to conciliator subject to a specific condition that it may be kept confidential, the conciliator shall not disclose that information. लेकिन अगर किसी पार्टी ने उसे बोला है, conciliator को बोला है कि ये वाली information दूसरी पार्टी को मत बताना, तो फिर वो नहीं बताएगा, ठीक है, वो confidential रखेगा अपने तक ही. Cooperation of parties with conciliator. Parties shall in good faith cooperate with conciliator and in fact shall endeavor to comply with requests by the conciliator to submit written materials, provide evidence and attend meetings. Suggestions by parties for settlement of dispute. Section 72 क्या बोल रहा है कि each party may on his own initiative or at invitation of conciliator submit to the conciliator suggestions for settlement of dispute. Settlement agreement. When it appears to the conciliator that there exist elements of a settlement which may be acceptable to the parties, he shall formulate terms of possible settlement and submit them to the parties for their observations. After receiving the observations of parties, conciliator may reformulate terms of possible settlement in light of such observations. अगर parties reach करते हैं कोई agreement पे on a settlement of dispute, they may draw up or sign a settlement agreement. जहाँ पे पार्टी साइन कर रही सेटलमेंट अग्रीमेंट वो फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा. कंसिलिएटर शैल ऑथेंटिकेट सेटलमेंट अग्रीमेंट एंड फर्निश कॉपी टू ईच ऑफ द पार्टी. सभी पार्टीज को वो सेटलमेंट अग्रीमेंट भेज देगा. स्टेटस एंड इफेक्ट ऑफ सेटलमेंट एग्रीमेंट. तो सेटलमेंट अग्रीमेंट का वही स्टेटस और इफेक्ट होगा जो आर्बिट्रल अवार्ड का था सेक्शन नंबर 30 में. टर्मिनेशन ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स. तो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट करी जा सकती है बाय साइनिंग ऑफ सेटलमेंट अग्रीमेंट बाय पार्टीज. अगर पार्टीज साइन कर देती हैं सेटलमेंट अग्रीमेंट ऑन डेट ऑफ अग्रीमेंट. बाय रिटन डिक्लेरेशन ऑफ कंसिलिएटर आफ्टर कंसल्टेशन विद पार्टीज टू द इफेक्ट दैट फर्दर एफर्ट्स एट कंसिलिएशन आर नो लॉन्गर जस्टिफाइड. कि फर्दर इफेक्ट्स जो है वो जस्टिफाइड नहीं है तो conciliation proceedings terminate हो जाएंगी. By written declaration of parties addressed to conciliator to the effect that conciliation proceedings are terminated on the date of declaration. By written declaration of party to the other party and conciliator if appointed to the effect that conciliation proceedings are terminated on the date of declaration. Costs. तो conciliator fix कर देगा जो cost होंगी. Cost कौन सी होंगी? Fees, expenses conciliator के, witnesses के, एक्सपर्ट एडवाइस अगर कोई चाहिए होगी कंसिलिएटर को, असिस्टेंस में कोई भी कॉस्ट लगी होगी या कोई और एक्सपेंसेस. डिपॉजिट भी वही जो पार्टीज हैं वो डिपॉजिट कर देंगी जो अमाउंट जो उन्हें लगता है कि लगेंगे कॉस्ट में. ड्यूरिंग द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स जो कंसिलिएटर को लगता है कि डायरेक्ट कॉस्ट लगेंगी वो सभी पार्टीज से वो इन्वाइट कर सकता है. रोल ऑफ कंसिलिएटर इन अदर प्रोसीडिंग्स. Conciliator shall not act as arbitrator or representative or counsel of a party in any arbitral or judicial proceeding in respect of dispute that is subject of conciliation proceedings. तो वो किसी भी उसमें arbitrator या representative या counsel की तरह act नहीं करेगा अगर उसमें subject matter जो है वो subject जो है वो conciliation proceedings है. अगर dispute जो है वो सब conciliation proceedings का है या conciliator shall not be presented by Panex as a witness in any arbitral or judicial proceedings. ये जो हम आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन पढ़ रहे हैं ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन भी बोला जाता है इसको. कि जब हम नॉर्मली कोर्ट या लिटिगेशन में नहीं जाके आर्बिट्रेशन या फिर कंसिलिएशन से अपने मैटर्स को सुलझाना चाहते हैं तो उसको एडीआर बोला जाता है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन.
तो हमने अप्रोक्सीमेटली पूरा कवर कर लिया है। इसके अलावा जो छोटे-छोटे 1-2 टॉपिक्स है जो मैंने मिस आउट कर दिए हैं वो आप खुद देख सकते हैं। तो हमने अराउंड 1.5 आवर्स से कम में कोशिश करी है कि हम पूरे एक्ट को कवर करें, व्हिच इज फुली एग्जाम ओरिएंटेड और पूरे एग्जाम मैनर में, ताकि हम जल्दी से रिवाइज कर सके कोर्स को, इस चैप्टर को। तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड विद दैट, ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर एग्जाम्स एंड आई होप दैट यू ऑल डू वेरी वेल एंड यस, ऑल द बेस्ट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।